हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 दैट इज योर मेटलर्जी, दैट इज जो साइंस 1 का पार्ट है। इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे फर्स्ट पेज पे आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर चेकआउट करना है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, फिर अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू टाइप्स ऑफ मेटल्स। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आते हो तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। वो एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, वो एक्सेप्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी ये होना चाहिए। फिर यहाँ पर हीट, गुड कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर हार्ड, हाउएवर दी alkali metals from group 1 such as lithium, sodium and potassium are exceptions. These metals can be cut with knife as they are very soft. फिर metals have high melting and boiling point, example बराबर है tungsten metal has the highest melting point that is 3422 degree Celsius. On contrary, the melting point and boiling point of metals such as sodium, potassium, mercury, gallium are very low. अच्छा, अब ये भी आपको याद रखना कि किनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो ये वाले बंदे। साउंड इज प्रोड्यूस, अच्छा साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, तो सोनोरिटी, एंड दिस आर सोनोरस मेटल। तो इतना इस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ पर क्या होगा, देखो नॉन मेटल डू नॉट पोजेस लस्टर, ये आपको पता रहेगा। अभी यहाँ पर बोला है found that some non-metals are in solid state while some are in gaseous state. Exception is the non-metal bromine which exists in liquid state. तो ये आपको याद रखना है। Exceptions आपको बहुत सारे हैं और सारे के सारे याद रखने हैं। Non-metals are hard. Diamond which is an allotrope of carbon is the exception. Diamond is the hardest natural substance. Diamond क्या रहता है भाई, हार्डेस्ट। नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत हार्ड रहता है इसके लिए। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ग्राफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर भी आपको एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, देखो मेटल्स आर रिएक्टिव, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं भाई, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। सपोज ये Ca है तो ये बनाएगा Ca2+, ये पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। सिमिलरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द एक्सेप्शन इज डायमंड विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से एक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है, देखो ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखो क्या बोला है, द एक्सेप्शन इज डायमंड विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट। ये पूरा का पूरा टेबल ही आपको याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं और फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के मिडल ऑफ द लाइन्स में से आया है। आपको डायग्राम का याद रखना है। डायग्राम के क्वेश्चन आपको मास्टर की से कर लेने। यहाँ पर आपको देखो ये 3 क्वेश्चन दिया है, विच मेटल, फिर ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ से दी है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब हम मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे भाई, तो ऑक्सीजन के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाएगा, देखो सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ये दिया है, ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर, देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द लैबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज केप्ट अंडर द केरोसिन। ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला स्टेटमेंट देखना। चलिए बस इसमें इतना ही है। रिएक्शंस आपको एक बार देखने हैं, जो देखने को बोल रहा हूँ उसको रोज रोज देखते जाइए, जो प्रैक्टिस करना रहेगा उसको आप लिखिए। सोडियम एंड हाइड्रोजन, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली एंड विग्रेसली विद वाटर एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखोगे ऑन दी अदर हैंड कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली एंड लेस विग्रेसली। द हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन कलेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड द मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर। एंड द मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर मतलब क्या करता है भाई, वो फ्लोट करता है। द मेटल आयन and zinc do not react with cold or hot water but they react with steam to form their oxide. hydrogen gas is released, ये याद रखना। कौन सा मेटल एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये हॉट एंड कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करता, बल्कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये देखो यहाँ पर तीनों रिएक्शंस दिए और इसमें से क्या निकलता है, कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिया है।
डायग्राम उतना वो नहीं देखेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आपका क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ये डायग्राम आपको पूछ सकते हैं। और क्या बोला देखो, व्हेन सैंपल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन और जिंक आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट और क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी आपको याद रखनी, मैग्नीशियम इज more reactive than aluminium, more reactive than zinc, and zinc more reactive than ferrous। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। ये अभी जो भी मैंने उधर मेटल्स दिखाया उसमें सबका यहाँ पर क्या दिया रिएक्शन। देख भाई क्या बोला है, मैग्नीशियम और HCl को रखोगे, एल्यूमिनियम HCl को रखोगे, फेरस HCl को रखोगे, जिंक HCl, तो सबसे पहला कौन रिएक्ट करेगा भाई, तो मैग्नीशियम, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड किसके साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट पे। तो दोनों के रिएक्शंस आपको सेम ही दिख रहे हैं, बट कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट डाला है तो उतने से ही खाली फर्क है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर Cu है, यहाँ पर 3 Cu लगता है और 8 HNO3, यहाँ पर 4 HNO3। ये रिएक्शन आपको कैसे पूछ सकते हैं पता क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ से एक चीज ऐसा गायब कर देंगे, बोलेंगे डब्बा भरो। एक्वा रेजिया आपको पता होना चाहिए, एक्वा रेजिया क्या होता है देखो, मिक्सिंग 3:1। हाँ, जब आप एसिड में वाटर ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो भाई, वाटर। एक्वा रेजिया देखो, इस एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। तो HCl और HNO3 को जब आप ऐड करते हो और कौन से रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्वा रेजिया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर आपको डायग्राम याद रहना चाहिए, डायग्राम के साथ साथ ये यहाँ के क्वेश्चंस आने चाहिए ये तीनों। ये कहाँ पर मिलेगा भाई, MK मास्टर की में मिल जाएगा। फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पे जब आप आते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में देखो क्या बोला है, वी हैव सीन दैट रिएक्टिविटी ऑल मेटल इज नॉट सेम, हाउएवर द रिएजेंट्स ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड आर नॉट यूजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द मेटल। all metal do not react with them. The displacement reaction of metal with some solution of salt serve this purpose. If metal A displaces another metal salt from, then mean A is more reactive than metal B। अभी एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, देखो ना, अभी हम लोग ने यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में देखा, अभी तो यहाँ पर देखा हमने हाँ ये देखो, ये मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम देखो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम जिंक। तो ये कैसे पता चलेगा, दैट इज बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। तो इसके लिए हम ये एक टेबल देखते हैं जिसको बोलते हो रिएक्टिविटी टेबल। देखो यहाँ पर दिया है रिएक्टिविटी टेबल है, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जो ऊपर है, ये जो ऊपर वाले लोग हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर लिथियम है, फिर कैल्शियम है। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट्स बनाए हैं, देखो वो शॉर्टकट क्या होते हैं, कैसे जाते हैं शॉर्टकट के साथ, इसको बोलते हैं P है ना, तो इसको बोलते हैं पोटैटो, क्या बोलते हैं, पोटैटो। फिर सोडियम का सोडा, पोटैटो सोडा। फिर लिथियम का ले, पोटैटो सोडा ले कल, कैल्शियम का कल। फिर उसके बाद मैग्नीशियम का क्या आएगा, मा। फिर एल्यूमिनियम का, सॉरी मैग्नीशियम का M, एल्यूमिनियम का A, मा। फिर ये हो जाएगा ZI, माझी हो जाएगा, मराठी का मराठी वर्ड। फिर टिन का क्या हो जाएगा, माझी सॉरी एक मिनट, इसको अगर प्रॉपरली लिखना रहे, मिक्सअप हो जा रहा है ये, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर पोटेशियम के इधर क्या लिखोगे भाई, पोटैटो लिखो, पोटैटो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, सोडा। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, ले। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, कल। फिर मैग्नीशियम के लिए क्या लिखोगे, M। फिर एल्यूमिनियम के लिए A। फिर इसके लिए क्या आएगा, ZI, माझी। आयरन के लिए क्या आएगा, I, माझी I मतलब क्या, आई, माझी आई। फिर टिन के लिए क्या आएगा, ती। और L के लिए क्या आएगा, लवली, माझी आई ती लवली। अभी कॉपर का कप CO, और ये क्या हो जाएगा, Me, कम। फिर सिल्वर का क्या होगा भाई, C एंड गो। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, पोटैटो सोडा लेकल माझी आई ती लवली कम सी एंड गो। तो ऐसे आपको ये पूरे के पूरे चीजें याद हो जाएंगी। रफ आउट कर रहा हूं मैं, देखिए पूरी की पूरी, पूरा का पूरा रिएक्टिविटी टेबल जो है, रिएक्टिविटी सीरीज जो, वो आपको याद रहेंगी। तो अगर आपको एग्जाम में बोलते हैं कि शो दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन विच मेटल, तो उसकी जगह आप ये स्टेटमेंट को प्लेस आउट कर सकते हो। देखो अभी क्या बोला है,
यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो मेटल है ये रिएक्ट विद वाटर, हाईली रिएक्टिव, हाइयर दिया है देखो। फिर इसके बाद रिएक्ट विद एसिड, ये रिएक्ट एसिड के साथ करते, रिएक्ट विद ऑक्सीजन करते, और ये लोअर रिएक्टिविटी पे कौन आता है, आपका गोल्ड आता है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड रिएक्टिविटी सीरीज 3 बेसिस पे, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। इसके बाद आपका क्या आएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, मेटल विद नॉन मेटल्स की बात करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना आपको क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, देखो भाई रिएक्ट, अब यहाँ पर मैग्नीशियम है, बोलेंगे कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में लिखना रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो उसके लिए जो मैंने आपको वो टेबल बताया था, पोटैटो सोडा लेकर, उसको अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स के लिए क्या करेंगे, देखो नोबल गैसेस do not take part in chemical reactions. So far we have seen that metals, that cations are formed by oxidation of metal. If you look into the electronic configuration of some metal and non-metal, it will be seen that the driving force electronic configuration of the nearest noble gas with complete octet. complete octet होएगा तो ही वो complete octet करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्शंस करते हैं। मेटल do this by losing electron while non-metal do this by gaining electron। तो क्यों करते हैं, to complete their ऑक्टेट। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं वाई मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो आपको रीजन लिखना, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कभी कभार आयन फॉर्म करने के लिए भी करते हैं। इसके बाद ये आपको याद रखना है, Kg आयोनिक कंपाउंड MgCl2 एंड KCl2। इसके बाद आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप चेकआउट करेंगे तो इतना डिटेल में हम नहीं करेंगे। न्यूट्रल, देखो नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, वैसे ही आपका मेटल कंबाइन होता है टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल कंबाइन होता है टू फॉर्म बाई बेसिक ऑक्साइड। और एसिड क्या, नॉन मेटल क्या देगा, तो भाई एसिडिक देगा। कुछ इसके न्यूट्रल भी रहते हैं, तो वो भी आपको याद रखना, कुछ इसके न्यूट्रल भी रहते हैं। चलिए फर्दर आगे हम मूव करेंगे तो क्या बोला, देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर का क्या होगा, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एक्सेप्ट दी हैलोजन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव राइज द रिएक्शन। यहाँ से ये रिएक्शंस आपको करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। ये भी इसमें देखो क्या दिया, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशन सच एज प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो इसके लिए क्या लगता है भाई, कैटलिस्ट लगता है, तो ये वाला तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे फर्स्ट चीज आपको क्या याद रखना, देखो the cation and anion being oppositely charged, there is an electrostatic force of attraction between them. Compounds formed from two units, दो यूनिट से बनते हैं, namely cation and anion are called as ionic compound। तो जो भी कंपाउंड cation प्लस अनायन को मिलाकर बनते हैं उसे आप क्या बोलते हो भाई, तो आयोनिक कंपाउंड। द नंबर ऑफ cation and anion in a compound and the magnitude of electric charge on them is such that the positive and negative charge balances each other। क्या करता है भाई, बैलेंस। Hence आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बैलेंस हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसीलिए आपका आयोनिक कंपाउंड क्या रहता है, तो भाई न्यूट्रल रहता है। आयोनिक कंपाउंड देखो अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होंगे। आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस, बराबर इतना। द रेगुलर अरेंजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टलाइन नेचर, बस इतना याद रखना आपको। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ आयन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एंड देयरफॉर द शेप्स ऑफ देयर क्रिस्टल्स आर आल्सो डिफरेंट। इसके बाद द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन, यहाँ पर कुछ नहीं है, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, बिकॉज ऑफ दिस द जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज नेगेटिव। अच्छा ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। two of the important factors are responsible for certain crystal structure, that is आपका क्या रहेगा, देखो भाई size of the positively and negatively charged ions, magnitude of the electrical charge on the ion, the electrostatic attraction in the neighboring ions with opposite charge is very strong, that is why the melting points of ionic compounds are high, also the ionic compounds are hard and brittle। तो ये लास्ट का पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, melting points of ionic compounds are high, also the ionic compounds are hard and brittle। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर ये इस पेज पे, अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पूरा नहीं याद रखना है, सिर्फ देखो क्या याद रखना है। आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड, आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। फिर देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई, आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट इन पर्टिकुलर मैनर। फिर इसके बाद हो जाएगा दिस इज बिकॉज अनलाइक वाटर न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश इन दिस सॉल्वेंट। As a result of this, new force of attraction is established between the ion and the surrounding water molecule, replacing the original
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो आपका बीकर है, बीकर दिखा के आपको ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। टू चेक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये वेरीफाई द प्रॉपर्टीज है टू हीट सॉल्ट सैंपल, एक तरीके से चेक कर सकते हो, और एक तरीके से टू चेक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। आयोनिक कंपाउंड्स, ये देखो लास्ट स्टेटमेंट, आयोनिक कंपाउंड्स आर हाउएवर insoluble in solvents like kerosene and petrol. This is because unlike water, new attractive forces cannot be established in this solvent. चलिए पेज से आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बात पता चल गया। अभी यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, ionic compounds cannot conduct electricity when in solid state. In this state the ions cannot leave their place. However, in the fused and molten state they conduct electricity, as in the case of the state the ions are mobile. Aqueous solution of ionic compound conduct electricity as they contain the dissociate. On passing current through the sodium, the solution ion moves to the oppositely charged electrode. Due to the electrical conductivity in fused and dissolved state, the ionic compounds are also called as electrolyte. ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर मार्क करना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसको आप बोलते हो मेटलर्जी। मेटलर्जी में सबसे फर्स्ट आपका क्या आएगा, देखो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको याद रखना, देखो हाउएवर द मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स लाइक सिल्वर, gold, platinum generally occur in free state. The compounds of metal that occur in nature along with impurities are called as mineral. तो ऐसे कंपाउंड जो आपको जिनके साथ आपको इम्प्योरिटीज भी मिलती है उन्हें भाई क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है मिनरल्स। क्या बोला जाता है, मिनरल्स। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा मिनरल्स तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट ऑकर इन नेचर अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज मिनरल। फिर इसके बाद नीचे चलोगे तो देखो क्या है, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज ओर्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, रॉकी सब्सटेंस अलॉन्ग विद द मेटल कंपाउंड। दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज गैंग। तो ये जो इम्प्योरिटीज रहती है इन्हें आप क्या बोलते हो, गैंग। मार्क करते जाए भाई, सबका सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में कुछ भी तुमको दिख जाएगा। अच्छा, अभी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अ प्योर स्टेट फ्रॉम द ओर इज अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी। ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द माइन। ये का पूरा प्रोसेस किसका भाई, तो एंटायर प्रोसेस इज ऑफ मेटलर्जी का प्रोसेस। तो ये आप लिख सकते हो या फिर आप मार्क करके रखो। देख भाई, मार्क कर और रीड कर, मार्क कर और रीड कर, रोज रीड कर। एक चैप्टर रोज खत्म करो, 10 चैप्टर 10 दिन, टोटल 30 डेज होते हैं। 30 डेज में एक बुक का आपका रिवीजन कितनी बार होगा, तो भाई 3 बार रिवाइज होगा एक दिन में। सिर्फ अगर आप एक चैप्टर टारगेट भी करते हो तो भी अभी मार्किंग तो मिल चुकी है ना, पूरा टेक्स्ट बुक तो रीड करना नहीं है, जितना मार्क करके दिया सिर्फ उतना ही रीड करना है। तो आपका काम और भी क्या हो गया भाई, तो कम हो गया है। चलिए नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या, इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना और ओर को क्या करना भाई, कलेक्ट करना। ओर को जब आप ज्यादा नंबर में कलेक्ट करोगे तो उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंस फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इन दिस प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज। वेरियस ways are used for this purpose. However, exact way to use depends upon the physical properties of the metal present in the ores and the GAN. It also depends on the, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, खाली आपको ये याद रखना है कि ये प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस सेपरेटिंग गैंस फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद अभी यहाँ पर जो सेपरेशन है ना भाई, ये सेपरेशन किसके ऊपर है, देखो फर्स्ट जो आपका सेपरेशन बेस्ड है, तो सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच सेपरेशंस आर बेस्ड ऑन ग्रेविटी। तो एक है हमारा भाई विल्फ्ले टेबल मेथड और एक है हाइड्रोलिक सेपरेशन। आपको क्या करना है, डायग्राम याद रखना प्लस उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी पढ़ना है। एग्जाम में 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, या तो 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आएगा, या फिर 3 मार्क्स के लिए डायग्राम दिखाएंगे, बोलेंगे राइट एनी 2 to 3 पॉइंट्स। तो विल्फ्ले टेबल मेथड के ऊपर आपको 2-3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हाइड्रोलिक सेपरेशन में जाते हैं। हाइड्रोलिक सेपरेशन के लिए भी आपको भाई सेम मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोलिक सेपरेशन के लिए आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने। इसके साथ साथ आपका जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा हाइड्रोलिक सेपरेशन का ये रहेगा। वैसे भी एक डायग्राम की वीडियोस लाऊंगा मैं जिसके अंदर मैंने सारे डायग्राम्स कवर किए, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा किसके लिए भाई, तो इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। या तो 1 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देखकर डायग्राम का नेमिंग आपको करने को बोलेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर पाउडर्ड ओर है, यहाँ पर गैंज है, यहाँ पर ओर सस्पेंशन, कंसंट्रेटेड ओर, यहाँ पर वाटर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर बी। क्या बोला, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन बोला। मैग्नेटिक सेपरेशन ये आपका ग्रेविटेशनल सेपरेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन
टू टाइप्स ऑफ रोलर रहता है, एक आयरन रोलर रहता है, कन्वेयर बेल्ट रहता है, कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड देम। वन रोलर इज मैग्नेटिक वाइल द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक आपका नॉन मैग्नेट रहता है और एक आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। द कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर इज, रोलर के इधर जो मूव करता है, देखो इधर जो मूव कर रहा है ये नॉन मैग्नेटिक है, और एंड मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास। द पाउडर्ड ओर इज poured on the conveyor belt near the non-magnetic roller. Two collector vessels are placed below the magnetic roller. दो वेसल्स को प्लेस किया मैग्नेटिक रोलर। तो डायग्राम बनाने को बोला तो ऐसे आपको डायग्राम याद रहना चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक पार्ट इन द ओर आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक रोलर, देयरफॉर दे कैरिड फर्दर। ये पढ़ लोगे तो आपको ये समझ जाएगा कि ये सेपरेशन क्यों हो रहा है। मैग्नेट की वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पर पीछे चली जा रही है मैग्नेट के साथ, कुछ चीज़ जो नॉन मैग्नेट है वो यहीं पर गिर जा रहा है। अभी ये किसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल कैल्सिगराइट इज अ टिन ओर, इट कंटेन्स मेनली नॉन मैग्नेट इंग्रेडिएंट क्या है, स्टैनिक ऑक्साइड। तो आपको पूछेंगे स्टैनिक ऑक्साइड इज अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, तो नॉन मैग्नेटिक। एंड मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट फेरस, टंगस्टेन, दिस आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। तो ये भी पूछ सकते हैं कैल्सिगराइट इज सेपरेटेड बाय विच मेथड, तो आपका क्या आएगा भाई, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्क कर लेना। चलिए फ्रोथ फ्लोटेशन पे चलते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन की बात करोगे तो क्या होगा, देखो द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन दी अपोजिट प्रॉपर्टीज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो एग्जाम में पूछेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन इज मेथड बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। Here the particles of metal sulfide due to their hydrophobic property get wetted mainly with the oil, while due to hydrophilic property the gas particle get wetted with water. By using this property certain ores are concentrated by froth flotation method. अब इसमें भी आपको एग्जांपल याद रखना है। सबसे पहला तो देख भाई इसका डायग्राम, आपको ये डायग्राम होना चाहिए याद फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का। क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर, क्या यूज़ करते हैं, सर्टेन वेजिटेबल ऑयल, पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल इज एडेड इन वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ। फिर pressurized air is blown through the water. There is an agitator rotating around it, acts in the center of the froth flotation tank. The agitator is used per the requirement. Bubbles are formed down to blown air due to agitation. A foam is formed from oil, water and air. Bubbles together due to agitating. This foams rise to the surface of water and collects. That is why this method is called as froth flotation process. Particle अभी क्या क्या सेपरेट होता है देख भाई, इसमें से आपको सेपरेशन में क्या क्या बोला वो देख लो। क्या क्या सेपरेट होगा, सल्फाइड ओर और फ्लोट विथ फोम ऑन वाटर, दे प्रेफरेंशियली गेट वेटेड बाय ऑयल। फिर क्या है देखो, फॉर एग्जांपल दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेड दैट इज ZnS एंड कॉपर पायरेट दैट इज CuFeS2। एक लास्ट सेक्शन देखते हैं दैट इज योर लीचिंग का पार्ट, फिर हम ये वीडियो को स्टॉप करेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लीचिंग की जब मैं बात करता हूँ, लीचिंग में सबसे फर्स्ट क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर इज द मेथड ऑफ लीचिंग। इन दिस मेथड द ओर इज सोक्ड इन अ सर्टेन सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ओर डिसॉल्व्स इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो एक ऐसे बाल्टी लेंगे, बाल्टी के अंदर ओर को डाल दिया बहुत लंबे समय तक, मतलब 2-3 दिन या फिर 2-3 महीने तक डाल के रखेंगे। फिर धीरे धीरे उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और ओर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। द गैंज हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिसॉल्व। और डिसॉल्व हो जाएगा, गैंज जो आप करेगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, सो इट कैन बी सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ऑफ द एल्यूमिनियम ओर इज डन बाय लीचिंग मेथड। हियर बॉक्साइट इज सोक्ड इन aqueous NaOH and aqueous Na2CO3 which dissolve the main ingredient that is your alumina in it। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले रहेंगे। चैप्टर 8 मेटलर्जी जो कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, बट देख भाई है नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप चेकआउट करते जाओ तो बहुत कम है इस चैप्टर में, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। अगर आप स्टार्ट में बिना किसी गाइडेंस के स्टडी करोगे तो बहुत सारा यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, तो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं। अब आपको गाइडेंस मिल चुका है, अब आप ये चीज़ों को मार्कआउट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिले। और अगर आपको और कुछ भी किसी भी सेक्शंस में डाउट आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक नई वीडियो आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।